केस आपको बताएगा कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहो जो आपको नहीं आपकी दौलत से प्यार करता हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में रामगंगा बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसमें 3 लोगों का परिवार रहता है। रविंद्र कुमार, रीना सिंधु और उनकी 12 साल की बेटी जो फिलहाल हॉस्टल में रहती है। रविंद्र एक बिजनेसमैन था जिसकी जड़ें दिल्ली के वसंत कुंज से जुड़ी हुई थी। वहीं रीना फिजियोथेरेपिस्ट और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव थी। रीना और रविंद्र की लव स्टोरी एक फिजियोथेरेपी सेंटर से स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में ये लिव इन में रहे, फिर उसके बाद इन्होंने 2010 में शादी कर ली। इन दोनों के बीच 20 साल का एज गैप था, लेकिन इन दोनों के बीच में एज गैप कभी नहीं आया। रविंद्र ने अपनी जमीन, अपनी जायदाद का हर एक कोना रीना के नाम कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के मुरादाबाद में एक बंगला खरीदा और वो भी रीना को गिफ्ट कर दिया। रीना का क्लिनिक भी इसी के ग्राउंड फ्लोर पे था। सब कुछ देखने में परफेक्ट लगता था, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर ही अंदर रविंद्र का बिजनेस डूब रहा था। उसका 18 लाख का चेक बाउंस हो गया था। पुलिस उसको पकड़ने की फिराक में थी। रविंद्र पुलिस से भागा फिर रहा था। 2 जून 2025 रविंद्र ने एक अननोन नंबर से रीना को कॉल किया और उसने कहा, आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। 5 जून 2025 उत्तराखंड के कोटगढ़ इलाके में झाड़ियों से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। चलते हुए राहगीर वहाँ पे उसे गंध को सूंघते हुए उस झाड़ियों में गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक लाश डिकम्पोज हो रही। लाश की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक धर्मशाला का पर्चा निकला। उसमें लिखा था कि वो आदमी 22 मई से 31 मई तक वहीं पे था और उस आदमी का नाम था रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार की फैमिली को बुलाया गया और उसकी फैमिली ने तुरंत पहचान लिया कि यह लाश रविंद्र कुमार की ही है। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रविंद्र के बॉडी पे बहुत ही गहरे घाव थे। एक चीज और, रविंद्र देहरादून की धर्मशाला में रुका था, लेकिन उसकी लाश उत्तराखंड में कैसे मिली? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और उसमें एक एसयूवी दिखाई दी जिसमें ड्राइवर की सीट के बगल में एक औरत बैठी हुई थी। सीसीटीवी 2 जून का था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये रीना ही होगी। लेकिन रीना ने दावा किया कि 2 जून को रविंद्र का कॉल उसके पास आया था और उसने बोला कि वो गाड़ी देहरादून में ही पार्क कर दिया। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला रीना को उस दिन कोई भी कॉल नहीं आई थी। पुलिस ने रीना का नंबर खंगाला। उसमें एक नंबर बार बार आ रहा था और वो नंबर था परितोष कुमार का। पुलिस ने जांच की और जल्दी सब कुछ सामने आ गया। परितोष एक 33 साल का युवक था और वो रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर पे एज अ पेशेंट आया था और वहीं पे उनकी क्लोजनेस बढ़ गई और उनके बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया। रविंद्र को ताकि शक न हो, वो परितोष को अपना मुंहवेला भाई बताती। और फिर एक दिन आता है ऐसा मोड़ जिसने इस मामले को पूरा 360 बदल दिया। रविंद्र जब कर्ज में डूबने लगा तो उसने रीना से बोला, चलो इस मुरादाबाद वाले बंगले को बेच देते हैं और लोन चुका देते हैं। लेकिन रीना को लग्जरी लाइफ की आदत हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो बंगला बिके। फिर उसने एक प्लान बनाया और उसने परितोष से बोला कि अगर तुम रविंद्र को रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी और फिर ये बंगला भी तेरा होगा और साथ में मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। 31 मई के दिन रीना ने रविंद्र से बोला कि चलो घूमने चलते हैं और बोला परितोष ने हमें डिनर पे बुलाया है। तीनों बिजनौर के सराय गांव में पहुंचते हैं और वहाँ पे रविंद्र को ढेर सारी शराब पिलाई जाती है। और जब वो वहाँ पे नशे में धुत हो जाता है तो रीना वहाँ पे उसके दोनों हाथ पकड़ती है और परितोष उस पे फावड़े से लगातार हमला करता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लाश को रात भर छिपा के रखा जाता है और अगले दिन 1 जून को उसको झाड़ियों में फेंक के वो लोग वहाँ से निकल। उसके बाद वो